Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू वायरस पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है डेंगू वायरस यानी कि ये वायरस डेंगू फीवर कॉज करता है। तो डेंगू फीवर के बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत से लोगों को डेंगू फीवर हुआ भी होगा। तो दोस्तों ये जो डेंगू फीवर है ये एक्चुअली एक वायरस की वजह से होता है जिसे हम बोलते हैं डेंगू वायरस। दोस्तों डेंगू वायरस ये अरबो वायरसेस ग्रुप का ये वायरस है। अरबो वायरसेस में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, जिनमें से एक फैमिली है फ्लेविविरिडी। तो ये जो वायरस है डेंगू वायरस ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लेविविरिडी से। इसका जीनस है यानी कि जेनरा फ्लेवी वायरस। तो ये जो वायरस है दोस्तों डेंगू वायरस ये मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, यानी कि मॉस्किटो इस वायरस को कैरी करते हैं और ह्यूमन बींग्स को इसको ट्रांसफर करते हैं। गॉट इट। तो मॉस्किटो आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन होता है आपका डेंगू फीवर। गॉट इट। तो डेंगू वायरस को कौन कैरी करता है? मॉस्किटो इसको कैरी करते हैं और पर्सन टू पर्सन इसको ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग देयर ब्लड मील। जब भी ये ब्लड मील के लिए ह्यूमन बींग्स के पास आएगा तो अगर ये इस वायरस को, ये मॉस्किटो डेंगू वायरस को कैरी करता है तो ये आपकी बॉडी पे इसको इंजेक्ट कर देगा। गॉट इट। तो डेंगू वायरस आपके मॉस्किटो बॉर्न वायरसेस होते हैं। पर्सन टू पर्सन जो इनका ट्रांसमिशन है वो वेक्टर के थ्रू होता है, और वेक्टर कौन है? मॉस्किटो इसके लिए वेक्टर है। तो ये वायरसेस जो होते हैं हमारे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करते हैं। पॉजिटिव सेंस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि ये वायरस कैसा है? आरएनए वायरस है। गॉट इट। और ये बिलोंग करता है फ्लेविविरिडी फैमिली से, जो कि हम पहले बता चुके हैं। जेनरा है फ्लेवी वायरस। बेसिकली डेंगू वायरस की 4 सीरोटाइप मिलते हैं। 4 सीरोटाइप इसके हैं, डेन 1 to डेन 4। तो ये इसके सीरोटाइप हैं, जिसको हम डेंगू 1 भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसको DEN डेन से लिखा जाता है। तो डेन 1 to डेन 4 यानी कि डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4 ये सीरोटाइप बेसिकली इसके मिलते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली इन 2013 बैंकॉक में इसका 5वां जो सीरोटाइप है वो भी डिस्कवर हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डेन 5। तो ये अभी डिस्कवर हुआ इंडिया में। अब तक आई थिंक मेरी नॉलेज में है कि इंडिया में डेन 5 का अब तक कोई केस नहीं मिला है। लेकिन जो अनदर 4 सीरोटाइप्स हैं उनके इन्फेक्शंस बेसिकली यहाँ देखने को मिलते हैं। डेंगू वायरस के मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली ये वायरस स्फेरिकल होता है और एनवलप्ड होता है, यानी कि इसकी जो आउटर कवरिंग है वो एनवलप की बनी होती है। और ये एनवलप जो है इसके न्यूक्लियोकैप्सिड को कवर करता है। न्यूक्लियोकैप्सिड इसका आइकोसाहेड्रल टाइप का है, यानी कि इसकी जो सिमिट्री होगी वो आइकोसाहेड्रल टाइप की सिमिट्री इसकी होती है। गॉट इट। न्यूक्लियोकैप्सिड आप देख रहे हैं ये हेक्सागोनल टाइप का है, यानी कि आइकोसाहेड्रल टाइप का। और ये जो बाहर का आप जो ब्लू कलर से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द एनवलप पार्ट। गॉट इट। और एनवलप से आप देख रहे हैं कि कुछ स्पाइक्स बाहर की तरफ को प्लेस हुए हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं, जिनमें 2 तरह के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं इस वायरस के। एनवलप यानी कि ई प्रोटीन और मेम्ब्रेन यानी कि एम प्रोटीन। एनवलप प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन इस स्पाइक में प्रेजेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये इसके जीनोम को कवर करता है। गॉट इट। और जीनोम कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जीनोम है, यानी कि एक आरएनए वायरस है। गॉट इट। तो अगर वायरल प्रोटीन्स की बात करें, डेंगू वायरस के प्रोटीन्स की अगर बात करें तो बेसिकली 2 तरह के प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दूसरे नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में 3 प्रोटीन होते हैं, कैप्सिड प्रोटीन्स यानी कि सी प्रोटीन्स, एनवलप प्रोटीन्स ई प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यानी कि एम प्रोटीन्स। और 7 तरह के 7 टाइप्स के नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं।
गॉट इट। यानी कि जो कि आपको इस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहे हैं, बाकी तो आपको कैप्सिड प्रोटीन और एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सब तो आपको दिख रहा है, क्योंकि कैप्सिड में आपका कैप्सिड प्रोटीन प्रेजेंट होगा और बाकी जो एनवेलप प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो आपको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में मिल जाते हैं। तो 7 टाइप्स के नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। वो कौन से हैं? NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B एंड NS5। यानी कि NS2 और NS4 के 2 सब टाइप हैं। इनके 2 सब टाइप हैं A एंड B। 2 एंड 4 के 2 सब टाइप हैं, याद रखिएगा, A एंड B, यानी कि NS2A, NS2B एंड NS4A, NS4B। बाकी NS1, NS3 और NS5 हमारे सिंगल हैं। गॉट इट। तो 7 टाइप्स के नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं और 3 टाइप्स के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। गॉट इट। बात करते हैं दोस्तों पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है, डेंगू फीवर। तो इसका वेक्टर जो है वो है मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो बाइट के थ्रू ये जो वायरस है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों अभी कौन सा मॉस्किटो है जो डेंगू वायरस को कैरी करता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बेसिकली वैसे तो बहुत सारे मॉस्किटोज हैं जो कि डेंगू वायरस को कंटेन करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल वेक्टर है, इसका प्रिंसिपल वेक्टर है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो है वो प्रिंसिपल वेक्टर है किसके लिए? डेंगू वायरस के लिए। इसके अलावा एडीज एल्बोपिक्टस भी इसका वेक्टर है। ये एडीज एल्बोपिक्टस एडीज एजिप्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये एग्रेसिव फीडर है। लेकिन एडीज एजिप्टी प्रिंसिपल वेक्टर इसलिए है क्योंकि ये जो मॉस्किटो है ये रिपीटेडली मोर देन 1 पर्सन्स को से ब्लड मील करता रहता है। गॉट इट। यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन्स को ये रिपीटेडली बाइट करता है। और वहीं अगर एडीज एल्बोपिक्टस की बात करें तो ये रिपीटेडली एक ही पर्सन पर ब्लड मील करता है, इसीलिए ट्रांसमिट होने के ज़्यादा चांस नहीं होते, यानी कि ट्रांसमिट ये नहीं कर पाता। बहुत रेयरली अगर ये किसी दूसरे की बॉडी पर, दूसरे पर्सन की बॉडी पर अगर फीडिंग करता है, ब्लड फीडिंग करता है तो ये ट्रांसफ़र कर सकता है। अदरवाइज एडीज एजिप्टी की ये प्रॉपर्टी होती है कि मोर देन 1 पर्सन्स को रिपीटेडली बाइट करता रहता है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रिंसिपल वेक्टर होता है किसके लिए? डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम पैथोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ से हम पैथोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे जब मॉस्किटो हमको बाइट करता है, यानी कि किसी पर्सन की स्किन को पर बैठेगा और उस स्किन पर अपनी प्रोबोसिस को इंजेक्ट करेगा, वहाँ से ब्लड मील करेगा। तो उस दौरान इसके अंदर जो डेंगू वायरस प्रेजेंट है इसकी सलाइवा में, तो अलोंग विथ सलाइवा ये उस डेंगू वायरस को बॉडी पे इंजेक्ट कर देता है, स्किन पे इंजेक्ट कर देता है। ठीक है। तो वहाँ पे स्किन पे कुछ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लैंगरहैंस सेल्स ये डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग, एक तरह की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। गॉट इट। तो लैंगरहैंस सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, उन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डेंगू वायरस के लिए। तो स्पाइक्स की हेल्प से वायरस अपनी स्पाइक्स की हेल्प से उन सेल्स की सरफेस से अटैच होता है और उन सेल्स पे कुछ इस तरह के डीसी साइन या फिर एमआर मेनोज रिसेप्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, या तो डीसी साइन या मेनोज रिसेप्टर्स उन सेल्स पे एज ए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि वायरस को रिसीव करने का काम करते हैं। तो इनकी हेल्प से वायरस अपनी स्पाइक्स की थ्रू इन सेल्स से अटैच होता है और अंदर को इंटरनलाइज होगा। गॉट इट। उसका फ्यूजन होगा और अंदर आएगा। गॉट इट। और वहां पे फिर क्या करता है वायरस? रेप्लिकेशन
परफॉर्म करता है, यानी कि वायरस बहुत तेजी से रेप्लिकेट होगा और रेप्लिकेशन होके बहुत सारे वायरसेस का फॉर्मेशन करेगा और फिर वो वायरसेस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उस सेल से रिलीज होते हैं और रिलीज होकर कहाँ चले आते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में चले आते हैं, लिम्फ नोड्स में, यानी कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में चले आते हैं और वहां पे ये बाइंड होते हैं टी सेल्स से। गॉट इट? तो टी सेल्स आपकी एक्टिवेट होती हैं, तो जैसे ही टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं इसके स्टिमुलेशन से, तो टी सेल्स बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। साइटोकाइंस, एक्सेसिव साइटोकाइंस का रिलीज होता है। कौन कौन से साइटोकाइंस? टीएनएफ अल्फा यानी कि ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा, IFN गामा यानी कि इंटरफेरोन गामा, IL-6 एंड IL-8, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 8। इस तरह के बहुत सारे एक्सेसिव साइटोकाइंस रिलीज करता है टी सेल, यहां से रिलीज होते हैं ये साइटोकाइंस और ये क्या कॉज करते हैं? दे कॉज प्लाज्मा लीकेज, यानी कि ब्लड से प्लाज्मा का लीकेज हो जाता है, प्लाज्मा आपका आउटर टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता है, बाहर चला, ब्लड से बाहर चला जाता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? जब हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम में टी सेल्स हैं उन टी सेल्स का स्टिमुलेशन होता है और वो टी सेल ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा, इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, इस तरह के साइटोकाइंस जब आपके रिलीज होते हैं तो ब्लड से प्लाज्मा लीक आउट हो जाता है, लीकेज हो जाता है और वो आउटर बाहरी जो आसपास की जो टिश्यूज हैं उन पे चला जाता है। ठीक, तो जिससे क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्लाज्मा हो जाता है, जिससे एसाइटिस होने के चांसेस होते हैं, बॉडी में हमारा बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। गॉट इट? तो इस तरह से ये वायरस पैथोजेनेसिस कॉज करता है। गॉट इट? तो ये प्लाज्मा लीकेज जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डेंगी फीवर का, यानी कि डेंगी वायरस जो है प्लाज्मा लीकेज कॉज करता है। गॉट इट? दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम एक सीरोटाइप का इन्फेक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी एक पर्सन को एक सीरोटाइप से किसी एक सीरोटाइप का इन्फेक्शन हो, फर्स्ट टाइम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन। तब उसको क्या होगा? तब उस पर्सन को प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। फर्स्ट टाइम जब उसको किसी एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन होगा तो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन हम कब बोलेंगे? जब सेकेंड टाइम किसी दूसरे पहले वाले से ना होकर, यानी कि जिस सीरोटाइप से उसको पहले इन्फेक्शन हुआ था उससे ना होके किसी दूसरे सीरोटाइप से अगर उसको सेकंड टाइम इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर बन जाता है, ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकंड टाइम अगर किसी दूसरे सीरोटाइप से अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा सीवियर बन जाता है, या उसको आप बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पर देखने वाली बात है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर क्यों बन जाता है, जबकि सेकेंड टाइम पे क्या होना चाहिए था? सेकेंड टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जो इन्फेक्शन हुआ था वहाँ पे इम्यूनिटी आपकी इतनी डेवलप हो जानी चाहिए थी, आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जानी चाहिए थी, ताकि सेकेंड टाइम जब इन्फेक्शन हो रहा है तो वो जो एंटीबॉडी वहाँ पे बनी हुई है वो सेकेंड इन्फेक्शन को क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके, सेकेंड इन्फेक्शन से आपको इम्यूनिटी डेवलप हो सके। लेकिन इम्यूनिटी डेवलप ना होके क्या होता है कि जब सेकेंड टाइम किसी अनदर सीरोटाइप से इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों होता क्या है कि डेंगी वायरस के अगेंस्ट, यानी कि डेंगी वायरस एंटीजन के अगेंस्ट दो टाइप की एंटीबॉडी बनती है। जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पे दो टाइप की एंटीबॉडीज हमारी डेवलप होती हैं, एक तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, दूसरी नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती है? दे प्रोड्यूस अगेंस्ट द इन्फेक्टिव सीरोटाइप एज वेल एज अनदर सीरोटाइप। इन्फेक्टिव के अगेंस्ट तो ये बनती हैं, इन्फेक्टिव सीरोटाइप को छोड़कर कोई दूसरी सीरोटाइप भी हो, गॉट इट, तो दूसरे सीरोटाइप के अगेंस्ट भी ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनती हैं। वहीं अगर नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की बात करें तो
तो ये हेट्रोटाइपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूस होते हैं इन्फेक्टिव सीरोटाइप को छोड़कर जो अदर नॉन इन्फेक्टिव सीरोटाइप्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये बनती हैं। गॉट इट। तो दो तरह की एंटीबॉडीज बनती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। तो जब सेकेंड टाइम पे अनदर सीरोटाइप्स का जब इन्फेक्शन होता है, सेकेंड टाइम जब इन्फेक्शन होता है, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन यानी प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइम पे ये एंटीबॉडीज आपकी बन चुकी हैं। लेकिन जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, यानी कि अनदर सीरोटाइप से जब इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है कि ये दोनों टाइप की एंटीबॉडीज उस एंटीजन से बाइंड तो करती हैं, उस वायरस से बाइंड तो करेंगी, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती हैं। गॉट इट। न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये क्या कर देता है कि वहां पर एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बी सेल्स हैं, जो मेमोरी बी सेल्स जो फर्स्ट यानी कि प्राइमरी इंफेक्शन के टाइम पे जो मेमोरी बी सेल्स आपकी प्रोड्यूस हुई हैं, उन मेमोरी बी सेल्स का एक्टिवेशन ठीक से नहीं हो पाता, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते, तो उनका एक्टिवेशन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। मेमोरी बी सेल्स का जो एक्टिवेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि वो जो एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन से बाइंड तो होती हैं, लेकिन उसको वो एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। वायरस से बाइंड तो होती हैं, लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? ADE, यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट इसको बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेंगू वायरस के केस में। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट फिनोमेना, ये ADE फिनोमेना है। गॉट इट। तो याद रखिएगा, इसी वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है कि वो जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोटेक्शन ना देके वो क्या कर रहे हैं, वो उस वायरस को बचा रहे हैं। किससे? बी सेल से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट ना करके वो वायरस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय इनहिबिटिंग द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स के एक्टिवेशन को इनहिबिट करके वो क्या कर रहे हैं? वायरस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। इसीलिए सेकेंडरी इंफेक्शन ज्यादा डेंजरस बन जाता है ड्यू टू द एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। गॉट इट। यानी कि ये एंटीबॉडीज एनहांस कर रही हैं किसको? इन्फेक्शन को एनहांस कर रही है। तो आप याद रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव सीरोटाइप है वो कौन सा है? सीरोटाइप फर्स्ट, यानी कि डेन 1 वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव है, फॉलोड बाय डेन 2 सेकेंड सीरोटाइप 2। गॉट इट। तो ये दो फॉर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हैं। डेंगू के क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दो तरह से इसको क्लासीफाई किया है, दो तरह की क्लासिफिकेशन दिए हैं। एक तो पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 1997 में दिया, जिसको हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसके बेस पे डेंगू के 3 स्टेज दिए गए थे। पहला स्टेज है डेंगू फीवर, सेकंड स्टेज डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड द थर्ड स्टेज इज डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम थर्ड स्टेज, यानी कि 3 स्टेज है इसके बेस पे। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था वो 2009 में दिया WHO ने, जिसको 2009 WHO क्लासिफिकेशन बोला जाता है। इसके बेस पे 2 स्टेजेज हैं। पहला स्टेज है डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस, और दूसरा सीवियर डेंगू। तो इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1997 वाले क्लासिफिकेशन की, जिसको हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। उसमें जो सबसे पहली स्टेज है डेंगू फीवर, DF। डेंगू फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या होता है? हाई फीवर, जिसको हम बाइफेजिक फीवर भी बोलते हैं, यानी कि पेशेंट में बहुत हाई फीवर हो जाता है, बहुत तेज बुखार आता है, जिसको हम बाइफेजिक फीवर भी बोलते हैं, या इसको
ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, फीवर के साथ साथ जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, हड्डियों में, आपके जोड़ों में बहुत पेन होता है, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर। ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर टूट गए हैं, ठीक है, ऐसा आपको फील होता है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके हाथ पैर जैसे टूट गए हों, ठीक है, बिल्कुल इतनी कमजोरी उसको हो जाती है, उसको लगता है कि उसके हाथ पैर टूट चुके हैं। गॉट इट। तो जॉइंट्स में पेन होता है बहुत, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डेंगी फीवर का। बहुत तेज फीवर के साथ जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पैर जैसे टूट गए हों ऐसा लगता है। इसके साथ साथ मैक्युलोपैपुलर रैसेस बन जाते हैं, या तो चेस्ट के ऊपर या फिर अपर लिम्स में, या तो चेस्ट में या फिर अपर लिम्स पे। सीवियर फ्रंटल हेडेक होता है, यानी कि आगे से फोरहेड पर, यानी कि माथे पर बहुत तेज दर्द, सीवियर हेडेक होता है, बहुत सर दर्द होता है। मसल एंड जॉइंट पेन, जैसा कि पहले ही बता दिया मैंने आपको कि जॉइंट पेन होता है, और मसल पेन भी होता है, ठीक है, आपके जो मांसपेशियां हैं उनमें भी दर्द होना शुरू होता है। लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, यानी कि लिम्फ नोड्स आपके इनलार्ज कर जाते हैं, लिम्फ नोड्स आपकी डिस्ट्रक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, आपकी आंखों के पीछे आपको पेन फील होता है, ठीक है, आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे आपको दर्द फील होता है, यानी कि जब आप आंखों को ऐसे घुमाना शुरू करेंगे, जब भी आप आंखों को घुमाते हैं, इधर उधर आप देखते हैं, तो उस टाइम आपको पेन फील होता है, आप आंखें मूव नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें दर्द आपको महसूस होता है, जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, भूख बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। नोजिया फील होता है, आपको बेचैनी सी महसूस होती है, और वोमिटिंग भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये डेंगी फीवर के सिम्टम्स हैं। दूसरी स्टेज है डेंगी हेमरहेजिक फीवर, DHF। इसमें क्या होता है कि जो हाई ग्रेड फीवर चल रहा है वो चलता रहता है, गॉट इट, कॉन्टिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर रहता है पेशेंट को। इसके साथ साथ हिपेटोमेगाली हो जाती है, यानी कि लीवर का साइज बढ़ जाता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। जैसा कि आपको ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है बहुत कम हो जाता है, ठीक है, 1 लाख पर क्यूबिक mm से नीचे आपका प्लेटलेट्स का काउंट आ जाता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डेंगी फीवर का, डेंगी इन्फेक्शन का, जिसमें आपका प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। गॉट इट। प्लेटलेट काउंट कम होने से दोस्तों क्या होता है कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होते रहती है। गॉट इट। तो ब्लीडिंग के जो एविडेंसेस हैं वो आपको कैसे पता चलेंगे, पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट जब आप टॉर्निकेट टेस्ट करेंगे तो वो आपका क्या निकलता है, पॉजिटिव आता है। टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसमें आपको क्या दिखेगा कि मोर देन 20 या फिर 20 या मोर देन 20 पेटेकियल स्पॉट्स पर स्क्वायर इंच एरिया में आपको मिलेंगे, किस पे, क्यूबिटल फोसा पे। अब ये टॉर्निकेट टेस्ट कैसे करते हैं उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा। इस टेस्ट में होता क्या है, ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है। कब आप इसको पॉजिटिव बोलेंगे, जब क्यूबिटल फोसा पे 20 या मोर देन 20 पेटेकियल स्पॉट्स पर स्क्वायर इंच आपको मिलेंगे, उसको हम पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट बोलेंगे। यानी कि ये एविडेंस है किसका, हेमरहेज होने का। गॉट इट। इसके अलावा दूसरा एक और एविडेंस है कि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम स्किन, नोज, माउथ एंड गम्स, इन जगहों से, स्किन, नोज, माउथ एंड गम्स से आपको लगातार ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट बहुत डाउन हो गया है, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई। यानी कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना। गॉट इट। तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा तो वो क्या हो रहा है, बहते जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेंगी हेमरहेजिक फीवर। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके हैं। थर्ड जो स्टेज है दोस्तों उसको हम बोलते हैं डेंगी शॉक सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, DHF तो प्रेजेंट है ही है पेशेंट में, डेंगी हेमरहेजिक फीवर तो है ही है, यानी कि हेमरहेज तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ क्या होता है कि रैपिड एंड वीक पल्स हो जाते हैं, नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है, पल्स प्रेशर आपका लेस देन 20 mm Hg हो जाता है, mm ऑफ मर्करी, ठीक है, उसको हम हाइपोटेंशन भी बोल सकते हैं। और पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाता है, यानी कि उसको बहुत थकान फील होती है, बहुत कमजोर हो जाता है पेशेंट।
गॉट इट। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डेंगू वायरस के केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपका प्लाज्मा लीकेज हो जाता है। गॉट इट। तो प्लाज्मा लीकेज होने से क्या होता है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो जाता है। तो हाइपोवोलेमिक को हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट क्या हो जाता है, शॉक कंडीशन में चला जाता है, उसको शॉक हो जाता है। गॉट इट। तो उसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, या हाइपोटेंशन हो जाता है उसका ब्लड, क्योंकि ब्लड इतना, जब हमारी ब्लड वेसल से प्लाज्मा लीकेज हो जाएगा तो प्लाज्मा लीकेज होने से क्या हो जाता है कि आपकी हमारी जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज नैरो हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो लॉस हो गया है, तो उससे ब्लड प्रेशर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। गॉट इट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, 2009 वाला जो क्लासिफिकेशन है, उसमें दो तरह की स्टेजेज हैं। एक तो वार्निंग विथ और विदाउट वार्निंग साइंस, और दूसरा सीवियर डेंगू। गॉट इट, सीवियर स्टेज। तो इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस, वो इस तरह से इसका क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोबेबल डेंगू हम कब बोलेंगे, यानी कि अगर इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में है तो हम बोलेंगे कि प्रोबेबली उसको डेंगू है, डेंगू हो सकता है। हम एक आइडिया लगाएंगे जब पेशेंट में फीवर हो, नोजिया या वोमिटिंग उसको हो रहा हो, स्किन पे रैसेस बने हो, यानी कि मैक्युलोपैपुलर रैसेस बने हो, पेन्स उसको हो रहे हो, मसल पेन, जॉइंट पेन उसको हो रहा हो, और टॉर्निक्वेट टेस्ट आपका पॉजिटिव आया हो, और ल्यूकोपीनिया हो, यानी कि ल्यूकोसाइट काउंट आपका बहुत कम हो गया हो। ठीक है, यानी कि WBCs का जो काउंट है बहुत कम हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि उसको प्रोबेबल डेंगू है, यानी कि डेंगू हो सकता है। ठीक है, अब वार्निंग साइंस की बात करते हैं कि आपको कब वार्न होना है, अलर्ट कब होना है। जब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो, बार बार लगातार उसको वोमिटिंग हो रही हो। ठीक है, क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया हो, प्लाज्मा लीकेज होने से बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया हो, एसाइटिस की कंडीशन हो गई है। ठीक है, म्यूकोजल ब्लीडिंग हो रही है, म्यूकोजा से खून निकल रहा हो, लेथार्जी, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा हो, लीवर एनलार्ज कर गया हो, यानी कि हिपैटोमीगली हो गई हो, मोर देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका जो साइज है 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट आ गया हो, लार्ज हो गया हो लीवर, या फिर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो गया हो। तो अगर ये आपके सिम्टम्स पेशेंट में नज़र आते हैं तो वार्निंग साइंस है। ठीक है, अलर्ट हो जाना है। गॉट इट, समझ जाना है कि डेंगू हो सकता है। अब सीवियर प्लाज्मा लीकेज की बात करते हैं। उसमें क्या होगा कि जब आपका जो वायरस है, डेंगू वायरस है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट हो गया हो, लिम्फेटिक सिस्टम में आ गया हो, लिम्फेटिक सिस्टम में आके उसने क्या किया हो, आपकी टी सेल्स को स्टिमुलेट किया हो, और टी सेल्स ने क्या किया हो, बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज किए हों। ठीक है, यानी कि साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ हो। ठीक है, तो वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, प्लाज्मा लीकेज कर देते हैं। गॉट इट। तो जिससे क्या हो सकता है, शॉक, जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो जाएगा। गॉट इट। और जिससे सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में लीवर के, अगर हम LFT की बात करें, लीवर की अगर हम लीवर फंक्शन टेस्ट करें, तो उसमें आप देखेंगे कि AST और ALT, इन दोनों का जो नॉर्मल रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा हो जाता है। ALT यानी कि SGPT, और AST यानी कि SGOT सॉरी। तो इन दोनों को जब हम देखेंगे, लीवर एंजाइम्स हैं, तो इन लीवर एंजाइम्स अपने नॉर्मल रेंज से ऊपर चले गए हों। ठीक है, CNS को देखेंगे तो इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो रही हो, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में हो रहा हो। ठीक है, यानी कि उसको बहुत कम होश हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये क्या है, ये सीवियर प्लाज्मा लीकेज के कारण हो रहा है। ठीक है, और हार्ट भी आपका इन्वॉल्व हो सकता है, या अदर ऑर्गन्स भी, जैसे किडनी है, स्प्लीन है, वो भी हमारी इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये सीवियर प्लाज्मा लीकेज की कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे कंफर्म हो जाना है कि डेंगू है। ठीक है, तो जब
हम कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे श्योर हो जाएगा कि पेशेंट को डेंगू है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू को हम लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस करेंगे और इसके लिए क्या प्रिवेंशन हमें करना है, ठीक है, यानी कि प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स क्या हैं, और साथ में हम इसके ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे। वो सारा हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।